हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज से हम शुरू कर रहे हैं पेपर सोल्यूशन की लेक्चर सीरीज। नवंबर 2019 के पेपर इस लेक्चर सीरीज में सॉल्व कराऊंगा। टाइम मिला तो कोई दूसरे ईयर के पेपर देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कोशिश मेरी ये है कि नवंबर 2019 के जो भी पेपर्स हैं आप लोग के, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, तीनों सब्जेक्ट्स के, डायरेक्ट मतलब आपको टैक्सेशन भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी और कॉस्ट अकाउंटिंग भी, तीनों सब्जेक्ट के सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पेपर है, पेपर आप लोग को डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे पूरे पेपर अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग को उसका सोल्यूशन देखना है तो सीरीज़ को फॉलो कीजिए, मतलब ना आगे लेक्चर चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे के वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि तीनों सब्जेक्ट के, चाहे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो और टैक्सेशन हो, तीनों की वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन के। अब किस तरह से पोस्ट करूँगा, कोशिश ये मेरी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर आप लोग का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हर एक क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, अगर ज़्यादा बड़ा होता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में तो ऑप्शन नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक करना होता है उसमें से, तो उसमें ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो बना दूँ, लेकिन ज़्यादातर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है टैक्सेशन का पेपर, देखिए सामने आपके क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। तो आपको लिखा हुआ है एनी 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को एग्जाम में लिखना है आपके क्या बोलते हैं पेपर में, और फिर उसके आगे लिखना है ए। हाँ, लेकिन कोशिश ये करना है कि पूरा स्टेटमेंट आप लोग मेंशन करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए फर्स्ट, और फिर लाके लिख देते हैं आंसर, तो नहीं चलेगा। आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्वेश्चन भी पूरा लिखना रहता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे लिखा देखो, डैश इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो ऐसा कौन है जिसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, बराबर है, इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम रिसीव्ड इन इनकम। अगर उसने इनकम को इंडिया में अगर रिसीव किया तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। वो कौन है, रेसिडेंट, यस, नॉन रेसिडेंट, यस, तो दोनों है। लास्ट में ऑप्शन दिया गया लोगों, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। आपने इनकम इंडिया में रिसीव करी तो आप रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आप लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। तो आंसर आएगा आप लोग का ये, क्योंकि दोनों राइट है तो दोनों राइट का ऑप्शन में ये दिया हुआ है ना, तो आएगा आपको ऐसा लिखने का फिर एग्जाम में, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे आप लोग मेंशन करने का, बोथ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और फिर जो आंसर था उसके नीचे क्या कर लेने का, अंडरलाइन कर देने का। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाने का। सेकंड है आप लोग का एज पर सेक्शन 24। तो जब भी सेक्शन 24 दिखता है तो दिमाग में हम लोग क्या कहना चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आना चाहिए। तो देखो लिखा है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन अलाउबल ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी हम लोग कह दिए भाड़े पे दी है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज डैश। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है 30% ऑफ ANAV, ठीक है ना, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, याद रखना। हाँ, तो हम लोग का 30% मिलता है उसका डिडक्शन, जो भी NAV आएगा आपको उसका 30% आप लोग को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलता है। किसके अंदर, एज पर सेक्शन 24 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, तो याद रखना आप लोग। आगे लिखा हुआ है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब जो पेंशन का पैसा हम लोग एक साथ मांग लेते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज डैश। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कम्यूटेड पेंशन मतलब जो पेंशन का पैसा एक साथ ले लेता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब वो क्या है, सॉरी, वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है कि 1/3 एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो भी कम्यूटेड पेंशन होता है वो पूरा के पूरा क्या रहता है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसका ये आंसर है, क्लियर है। आगे लिखा है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एन एम्प्लॉय इज। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई जो एम्प्लॉय को कंपनी एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है उसका ट्रीटमेंट क्या है, लिखा है देखो, एग्जेप्ट फ्रॉम टैक्स। ये एग्जेप्ट होता है क्या, परक्यूजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। तो यही हमारा आंसर है। लास्ट वाला दिखा हुआ है परक्यूजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। सारे एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग को ही परक्यूजिट्स क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अब ये परक्यूजिट्स क्या होता है, परक्यूजिट मतलब अगर कंपनी हमारे को सैलरी के अलावा कोई और फैसिलिटीज़ देती है, जैसे घर दी, गैस लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, तो ये किस में काउंट होता है, कार दी है आने जाने के लिए, तो उसको परक्यूजिट्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। सैलरी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कैश नहीं मिलता ना लोग को, यहाँ पे कैश के फॉर्म में कुछ चीज़ें मिलती है, सैलरी का ही पार्ट होता है, लेकिन वो ऐसे मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता ना, मतलब है तो मॉनिटरी लेकिन मतलब डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है, इसलिए उसको हम परक्यूजिट्स में काउंट करते हैं।
क्लियर है। तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया होगा चैप्टर, जो आप लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर है, वो कौन कौन से स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को ये टैक्सेबल होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखा है म्युनिसिपल टैक्स। जो म्युनिसिपल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम डैश ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में से म्युनिसिपल टैक्स कहाँ कब डिडक्ट होता है, तो वो डिडक्ट होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, GAV से, ठीक है ना, GAV जिसको हम बोलते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या होता है, डिडक्ट होता है म्युनिसिपल टैक्स, तो आता है हम लोग का NAV। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बेस पे जो क्वेश्चन है आप लोग के आगे के चैप्टर्स में, नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वगैरह उसको कराऊंगा, तो आप लोग को थोड़ा बहुत और डिटेल समझ में आ जाएगी। चलिए आगे लिखा देखो, सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। अगर हम लोगों ने अपना रेसिडेंशियल हाउस बेचे, इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। अगर घर हमने बेचे तो किस हेड, 5 हेड है ना हमारे इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो किसके अंदर वो उसको हम लोग टैक्सेबल, मतलब किस हेड के अंदर उसको काउंट करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी पे जो रेंट मिलता है वो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। कैपिटल गेन होगा अगर हम लोग कोई भी हमारी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ हम लोग बेचते हैं 2 साल से ज़्यादा रख के, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लियर है। नेक्स्ट गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर। फादर से अगर हम लोग को कोई गिफ्ट मिलता है तो पूरा के पूरा क्या रहता है, वो एग्जेम्प्ट रहता है, टैक्स, ठीक है ना, नॉन टैक्सेबल बोलते हैं उसको हम लोग, याद रखना। हाँ आगे, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज डैश। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, ग्रेच्युटी मतलब जब हम किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन तक काम करते हैं तो ग्रेच्युटी का पैसा एक साथ मिलता है हम लोग को, एक साथ पूरा पैसा मिलता है। PF अलग होता है, ग्रेच्युटी अलग होता है। तो वो जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, किसके केस में एग्जेम्प्ट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। याद रखना ग्रेच्युटी का पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। आगे, इंडियन सिटीजन लिविंग, इंडियन सिटीजन है जो इंडिया को लीव कर रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, बराबर ना। एज अ रेसिडेंट इन इंडिया इज इन प्रीवियस ईयर इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर मिनिमम। तो उसने बोला कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाता है, कब उसको कंसिडर करेंगे कि वो रेसिडेंट कंसिडर करेंगे, कौन से केस में, कि जब वो इंडिया में कितने दिन मिनिमम रहना चाहिए, 182। 60 वाली कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, 2 थी हम लोग, अगर आप लोग ने पढ़े होंगे तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज, और या तो फिर 60 प्लस पिछले 4 प्रीसीडिंग पीरियड में 365। तो दोनों में से दोनों कंडीशन चेक नहीं करते हैं, कौन से केस में, जब अगर कोई इंडियन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है तो उसको सिर्फ 182 डेज दिखते हैं। ठीक है। आगे, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म इज रिगार्ड एज। अगर कोई पार्टनर है और अपनी फर्म से, अपनी कंपनी से ही सैलरी ले रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही उसको काउंट कर लेंगे। उसको अलग से हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो कंपनी का पार्टनर है और खुद सैलरी ले रहे हैं। तो उसको हम लोग डायरेक्टली उसको प्रॉफिट एंड गेन उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही काउंट कर लेंगे। आगे लिखा है, इफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर मोर देन डैश इट इज कंसिडर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है जिसको अगर हम लोग 24 महीने से ज़्यादा कंसिडर करें, मतलब उसको रखें, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे कैपिटल एसेट में। तो कितने महीने होते हैं उसके, 24 मंथ्स होते हैं, याद रखना। हाँ, नेक्स्ट लिखा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C प्लस 80CC। 80C में बहुत सारे हैं, PF, आपका रिकग्नाइज RPF, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बराबर ना। लेकिन 80CCC में आप लोग का पेंशन प्लान है, जो आप लोग को पता होगा। नहीं पता हो तो वीडियो मतलब लेक्चर देख सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। तो दोनों मिला के मैक्सिमम लिमिट जो है 1,50,000 की है। मतलब अगर बोलते हैं ना 80C में आप लोग बहुत सारी चीज़ें दिखा दी है और आप लोग को 3 लाख रुपए का आप डिडक्शन लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा। डिडक्शन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1,50,000 की। तो ये हो गया आप लोग का फिलअप सॉल्व। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पे। अब पहले लिखा इनकम रिसीव फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटीज इज इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इसको क्या स्मगलिंग एक्टिविटीज में बोलता है इनकम में काउंट करेगा, यस ट्रू, आप लोग को इसमें काउंट करेगा। नेक्स्ट लिखा एवॉन प्राइवेट लिमिटेड इज पार्टनरशिप फर्म इज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एवॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, PVT प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंपल सी बात है, उसको पार्टनरशिप क्यों कंसिडर करेगा वो, ये क्या है हम लोग का फॉल्स, बराबर है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन फीस रिसीव बाय अ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विच ही इज एन एम्प्लॉय इज टैक्सेबल एज सैलरी, यस ट्रू। क्यों, क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है उसी के लिए एग्जामिनरशिप कर रहा है और उसकी फीस उसको मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में ही काउंट करेंगे। हाँ, अगर वो समझो एग्जाम्पल किसी कॉलेज में काम करता था और यूनिवर्सिटी के लिए बाहर किसी दूसरे कॉलेज में आ रहा है, क्या बोलते हैं, एग्जामिनरशिप के लिए, तो फिर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिलेते थे। लेकिन सेम एम्प्लॉय के लिए काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल, फॉल्स। एम्प्लॉय जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है, उसमें डिडक्शन मिलता है उसको, उसके 3 स्टेप है, 3 में से कोई लोवेस्ट जो होता है वो मिलता है। तो ये क्या है हमारे लिए, फॉल्स।
नेक्स्ट लिखा म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। टेनेंट मतलब बढ़ोतरी ने अगर कोई हमारा म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिया हमारी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी पर जो म्यूनसिपल टैक्स लगता है वो बढ़ोतरी ने पे करा, तो उसको डिडक्शन नहीं मिलता है। लिखा है डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। यहाँ पे देखो GAV में से माइनस होता है, यहाँ पे हम लोग कहीं लिखे थे, कहाँ गया ये देखो म्यूनसिपल टैक्स। तो ये डिडक्शन तभी मिलेगा GAV में से जब क्या कौन पे करेगा, ओनर पे करेगा। टेनेंट ने पे कर दिया तो इसको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या है फॉल्स लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा देखो म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज अलाउड, अलाउड नहीं है, इज नॉट अलाउड है, क्लियर है, फॉल्स। नेक्स्ट लिखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द असेसी फॉर सेल्फ। 80D के अंदर जो आता है मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है हम लोग को, तो खुद का भी मिलता है, स्पाउस मतलब वाइफ का, हस्बैंड का, फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो हमारे चिल्ड्रन है उनका, और अगर कोई उसमें कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके हिसाब से उसको कितना लिमिट है, 25,000 की लिमिट है, 25,000, क्लियर है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली व्हेन इट इज क्लेम्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। डेप्रिसिएशन आप लोग को इनकम फ्रॉम हाउस इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में आप लोग डिडक्शन अलाउड होता है, लेकिन जितना इनकम टैक्स ने क्लेम करा है उतना ही मिलेगा आप लोग को, बाकी नहीं मिलेगा। तो ये ट्रू है आप लोग के लिए, ठीक है। ये एक मिनट डिडक्शन, ये तो फॉल्स नहीं, ये ट्रू है, सॉरी ये ट्रू है। हाँ डिडक्शन मिलता है ना आप लोग को, 25,000 नहीं मिलते हैं। आगे रेम्युनरेशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो रेम्युनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है, वो इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। तो ये हमारे लिए क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट विच इज अर्न आउटसाइड इंडिया बाय ए नॉन रेसिडेंट बट ब्रॉट इन इंडिया इन करंट ईयर इज टैक्सेबल इन करंट ईयर। करंट ईयर में उसको टैक्सेबल नहीं रहेगा क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट था, वो तो जिस साल में उसने अर्न किया था वो भी इंडिया के बाहर अर्न किया, उसको इंडिया में बाद में उसने ये ईयर में लेके आया, तो ये क्या रहेगा हमारे लिए, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स। नेक्स्ट लिखा है एग्रीकल्चर इनकम डिराइव फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यस ट्रू। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है और उसको मतलब ना एग्रीकल्चर इनकम होती है कल्टीवेशन करने के से, तो टैक्सेशन से क्या होती है, इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड और फ्रेंडशिप डे 49,000, तो 49,000 अगर टैक्स मिलता है, हम 49,000 का गिफ्ट मिलता है 50 के अंदर का हमारे फ्रेंड से, तो हम लोग को वो क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। अगर हम लोगों ने कोई असेट बेच मतलब एक प्रॉपर्टी बेची और उस पर ब्रोकरेज पे करे, दलाली पे करे, तो वो हमारे कैपिटल गेन के इनकम मतलब ना कैपिटल गेन जो गेन हुआ हमारे को उसमें से वैल्यू को कम करेगा कि यस कम करेगा, क्योंकि कैपिटल गेन जो भी रहेगा, अगर उन्होंने समझो एग्जाम्पल 20 लाख की प्रॉपर्टी बेचे और 50 रुपये दलाली दिए, तो सिंपल सी बात है हम लोग को वैल्यू क्या होगी, कम मिलेगी ना, 19,50,000 ही मिलेंगे, क्योंकि 50 रुपये हम लोग को क्या देना पड़ेगा, दलाली देना पड़ेगी। तो ये ट्रू है, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए आप लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर उसके ऑप्शन में 2 क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन में इनकम फ्रॉम सैलरी ही है और उसके बाद दिया है आप लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कोशिश ये करूँगा कि तीनों क्वेश्चन करा दूँ एक ही वीडियो में, या टाइम लगा तो पहले इसमें फिर दूसरा को कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों से और सीरीज़ को फॉलो कीजिए। कोशिश मेरी ये है कि फटाफट ये सारे लेक्चर्स की सीरीज़ मतलब ना जितने भी ये क्वेश्चन थे ये पेपर के जुड़े हुए सारे वीडियो पोस्ट करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।